बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेट करता है केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कम से कम टाइम में आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन। द एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब आप एडॉप्शन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इस वजह से क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो बातें बताई गई हैं वही बातें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ेंगे, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही रिलेट करता है। दिस लॉ वॉज गिवन बाय J.R. मायर इन 1841 एंड फॉर्मुलेटेड बाय हेल्महोल्ट्ज़ इन 1841। इस लॉ की जो थ्योरी दी थी वो थी साइंटिस्ट ने J.R. मायर, जिनका नाम था, और सन 1841 में इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, इंट्रोड्यूस कराया था इस लॉ से। और इसका जो फार्मूला ड्राइव किया, फार्मूले को जो आइडेंटिफाई किया, फार्मूले की जो इंट्रोड्यूस कराया फार्मूले से, वो थे हेल्महोल्ट्ज़ साइंटिस्ट। 1841 में ही इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, स्टेटमेंट, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस यूनिवर्स में मौजूद हमारे यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी चेंज नहीं होती। और ये सोचने वाली बात है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हमने यही पढ़ा था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, but it converts one form to another form। एनर्जी ना बनाई जा सकती है, ना तबाह की जा सकती है, ना उसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते रहती है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी हमेशा बराबर रहती है, जब ना वो घट रही है ना बन रही है, तो जैसी है वैसी ही रहेगी, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगी। अब नेक्स्ट चलें तो आता है इसकी आती है एक्सप्लेनेशन। हर लॉ की कोई स्टेटमेंट होती है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम आएँ तो आप फिगर में देख सकते हैं कि इसमें दो सिलेंडर हैं जिसमें दो स्टेट हैं, एक इनिशियल स्टेट है और एक फाइनल स्टेट। इसकी इस एक्सप्लेनेशन को अगर हम पढ़ें, कंसिडर अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन इन विच अ गैस इज फिल्ड हैविंग इंटरनल एनर्जी E। ये कह रहे हैं अगर आप कंसिडर करें मूवेबल पिस्टन के साथ एक सिलेंडर को, एक सिलेंडर आपने कंसिडर किया और सिलेंडर के अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, जिसके सिलेंडर के अंदर गैस को आपने फिल किया हुआ है। उस सिलेंडर में गैस मौजूद है, उसके अंदर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और उस गैस के अंदर, उस सिलेंडर के अंदर इंटरनल एनर्जी है। इफ़ अ हीट इज़ प्रोवाइडेड, अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करते हैं, उसे हीट देते हैं, द सिस्टम ऑफ द सिस्टम, जब आप उसके सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, द पिस्टन मूव्स अपवर्ड, पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंजन की वजह से, एंड अ वर्क इज़ डन, और वर्क होगा। वर्क की डेफिनेशन भी यही है कि आप उसे फोर्स लगाओ तो वो डिस्प्लेस्ड हो। आपने ये चीज़ यहाँ पे समझनी है कि अगर मैं आपको आसान तरीके से समझाना चाहूँ कि दो सिलेंडर आपने कंसीडर किए, एक सिलेंडर आपने कंसीडर किया, उसके अंदर आपने गैस डाल दी और उस सिलेंडर का जो एक पिस्टन है वो मूवेबल है, नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, और जो सिलेंडर के अंदर गैस थी उसके अंदर इंटरनल एनर्जी मौजूद थी। ठीक, अब आपने उसे दी गैस। अब आपने जब उसे गैस दी, और जब आप किसी सिलेंडर में आप गैस देते हैं तो
उसकी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और वो धक्का मारते हैं पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ, यानी कोई काम हुआ। वर्क डन की डेफिनेशन भी यही है कि फोर्स लगी। फोर्स कैसे लगी? मॉलिक्यूल्स ने लगाई एक्साइटेड स्टेट में आकर, वो अपवर्ड जो है इन्होंने फोर्स लगाए मॉलिक्यूल्स ने। और कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? पिस्टन के अंदर। पिस्टन पहले कहाँ था, अब वो कुछ फासला तय करके ऊपर की तरफ चले गया, यानी उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये हमारा वर्क डन हुआ। अब इंटरनल एनर्जी चेंज इनटू E2। जो इंटरनल एनर्जी है वो E1 से E2 हो गई। पहले उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी मौजूद थी वो E1 थी, और अब जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी मौजूद है वो E2 है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त हमारे पास जो गैस का टोटल एरिया था, जो जगह थी पूरी की पूरी जिसमें गैस फिल थी, अब वो बढ़ गई है। तो उसकी यकीनन इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया होगा। जब उसकी जगह में चेंज आया, जिस जगह में गैस है, जब वो जगह बढ़ गई, पिस्टन ऊपर चला गया तो उसकी जगह बढ़ गई है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़रूर आया होगा। इसके मैथमेटिकली फॉर्मूला अगर हम ड्राइव करें तो होता है Q बराबर डेल्टा E माइनस W, यानी कि चार्ज बराबर होगा Q यानी चार्ज, डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और W यानी वर्क डन। Q इज़ इक्वल टू डेल्टा E माइनस W। ये हमारी इक्वेशन ड्राइव हुई। अब नेक्स्ट चलें तो कुछ ज़रूरी बातें आपको जहन में रखना ज़रूरी हैं जो इससे रिलेट करती हैं, जो आपको न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आएंगी। सबसे पहले Q पॉजिटिव जब होगा, Q की वैल्यू यानी चार्ज की वैल्यू आप न्यूमेरिकल में पॉजिटिव जब लेंगे जब हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही होगी। ऐसी कंडीशन कि हीट उसमें एब्जॉर्ब्ड हो रही हो। हीट एब्जॉर्ब्ड होने का मतलब है कि आप उसे हीट दे रहे हैं, इस प्रोसेस में हमने हीट दी है, तो इसलिए हमारा Q पॉजिटिव है। हमने हीट दी है सिस्टम को, यानी हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हुई है, तो Q पॉजिटिव होगा। और Q नेगेटिव कब होगा? जब हीट रिलीज़ होगी, जब हम हीट उसे देंगे नहीं बल्कि सिस्टम हमें हीट बना के दे रहा होगा। जैसे चाय का कप होता है, चाय का कप गरम गरम अगर उसमें चाय हो तो उसमें से आप देखेंगे कि भाप निकल रही होती है, गरम गरम भाप निकल रही होती है उसके अंदर से ना। या इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि कोई भी गर्म चीज़ हो तो उसमें से गरम गरम भापें निकल रही होती हैं। या फिर हेयर ड्रायर हो गया आपका, तो उससे भी गरम गरम भापें निकल रही होती हैं। आप उसे हीट दे नहीं रहे बल्कि वो आपको हीट दे रहा है, तो ये कहलाता है हीट रिलीज़ होना। हीटर होता है जो आप सर्दियों में यूज़ करते हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं हीट रिलीज़ होने की। और वर्क डन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी? जब उसमें कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन का मतलब है पिस्टन जो है ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप वर्क डन की वैल्यू को पॉजिटिव लोगे। पिस्टन बल्कि कंप्रेस होगा, कंप्रेशन का मतलब है नीचे की तरफ, पिस्टन कंप्रेस होगा। हमारा सिस्टम जो है वो दबाव का शिकार होगा, यानी उसकी एरिया कम हो जाएगा पिस्टन और मज़ीद नीचे आ जाएगा, कंप्रेशन होगी। पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है तो कंप्रेशन, और आपका W वर्क डन होगा पॉजिटिव। और एक और चीज़, W नेगेटिव जब होगा जब पिस्टन जाएगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड मूव करेगा। पिस्टन अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो आप वर्क डन लेंगे नेगेटिव। यही वजह है कि हमने यहाँ फॉर्मूले में Q इज़ इक्वल टू डेल्टा E माइनस W, हमने जो W लिया है वो नेगेटिव लिया है, माइनस W लिया है, क्योंकि इस हिसाब से जो हमारी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, इसलिए हम ले रहे हैं Q को नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।